तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मेंस की कॉपी लिखते कैसे हैं। अगर कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज उसी की एक महत्वपूर्ण और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सवालों के जवाब आज क्लास में ही मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा और आप सब भी यहां से सीख सकते हैं और इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे आइडियाज मैंने आपको दिए थे कि मेंस की कॉपी कैसे लिखें, कॉपी कैसे होती है, एक मिनट में कितने सवाल, एक मिनट में कितने शब्द आपकी स्पीड होनी चाहिए, प्रमुख बातें कौन सी हैं, वो एकदम मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस पर विस्तृत चर्चा की और वो वीडियो मैंने बना के आपको दे दिया है। वीडियो पब्लिक है, निःशुल्क है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़कर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आपको करना होगा व्हाट्सएप। नंबर हमारा क्या है? नंबर है 9628 95 92 37, 9628 95 92 37। देखिए आज की कॉपी मैं आपको लिखना बताऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि मेंस में विद्वान की आवश्यकता नहीं होती है। आप कितने बड़े विद्वान हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपके अंदर कॉपी लिखने की स्किल कितनी अच्छी है वो महत्वपूर्ण है। और अगर आपके अंदर थोड़ा भी घमंड है कि मुझे हिंदी बहुत ज्यादा आती है तो स्वाभाविक रूप से आप ये नोट कर लीजिए कि आप मेंस बहुत कम चांस है कि पास कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा ज्ञान होना भी खतरनाक है, खास करके मेंस के लिए। ज्यादा ज्ञान है तो आप चीजों को समराइज नहीं कर पाएंगे। इतना सारा आपके पास कंटेंट रहेगा, उसे 150 शब्द में उतने ही समय में तोड़कर लिखना आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विद्वत्तापूर्ण अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तब भी गड़बड़ है। जितना सामान्य, सहज और सरल भाषा में अपनी बात को रखेंगे, जितनी ही भाषा आपकी सामान्य होगी, सहज होगी, सरल होगी और आसानी से उनके अर्थों को समझा जा सकेगा, उतनी ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी अच्छे अंकों की। तो ये 2-3-4 बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। चलिए देखिए, मेंस में जो पसंदीदा टॉपिक रहने वाला है आयोग के द्वारा वो कौन सा रहेगा? तो पसंदीदा टॉपिक रहेगा भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान क्या करते हैं हम लोग? उतना मन से नहीं पढ़ते हैं, या हमने प्री में पढ़ लिया तो मेंस में छोड़ देंगे। तो भाषा विज्ञान उनका महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा। और संस्कृत साहित्य भी उनका महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा। काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। और उनके लिए सबसे गौण क्या रहेगा, या कह लें कि कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा? तो वो रहेगा व्याकरण और शब्दकोश। ये उनके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगा। यानी सबसे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण क्या रहेगा? भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास। एकदम सही बात है। और ये सारे जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के जवाब अगर आप सोच कर लिखते हैं तब भी आप नहीं लिख पाएंगे। अगर आप ये सोचकर बनाकर लिखते हैं
तब भी आप लिख ही नहीं पाएंगे, छूट जाएंगे सवाल। तो पहला टारगेट तो यह होना चाहिए कि सारे सवालों के जवाब आप दे सकें। अब आप सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब भी समस्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कन्नौजी बोली का परिचय दीजिए। प्रश्न 1, कन्नौजी बोली का परिचय दीजिए। यह सवाल 125 शब्दों में आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए इस तरह का सवाल रहे आपके सामने कि कन्नौजी बोली का परिचय दीजिए, कितने शब्दों में? तो 125 शब्दों में। कैसे देंगे? लिखेंगे कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है, जिसका जन्म अब पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है। ठीक है, अब यहां पे पैराग्राफ चेंज करेंगे। खड़ी बोली से अधिक साम्यता होने के कारण इसे खड़ी बोली से अलग करना कठिन कार्य है। फिर भी विद्वान इसे खड़ी बोली से भिन्न मानते हैं। अब यहां पर फिर आगे हम लिखेंगे ध्वनिगत विशेषताएं। ध्वनिगत विशेषताएं ण के स्थान पर न का प्रयोग। दूसरा, महाप्राण का
अल्प प्राणी करण मुझको तीसरा ए और औ का शुद्ध उच्चारण, क्योंकि ज्यादातर बोलियों में नहीं होता, खड़ी बोली में भी नहीं है। कई जगह महाप्राणीकरण भी मिलता है। व्याकरणगत विशेषताएं, व्याकरणगत विशेषताओं में संज्ञा का एक रूप मिलता है। वचन और लिंग के अनुसार, वचन एवं लिंग के अनुसार विशेषणों में परिवर्तन मिलता है और उपसर्गों का पूर्ण विकास। तो ये जो जवाब रहा, ये इस तरह का जवाब आप देख सकते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा। मैं एक बार इसको छोटा करके दिखा देता हूं। सवाल पूछा गया था कि कन्नौजी बोली का परिचय दीजिए। सवाल पूछा गया, कन्नौजी बोली का परिचय दीजिए। जवाब लिखा गया, ये 125 शब्दों में लिखना था। क्या जवाब आया? कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है जिसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है। खड़ी बोली से अधिक साम्यता होने के कारण इसे खड़ी बोली से अलग करना कठिन कार्य है, फिर भी विद्वान इसे खड़ी बोली से भिन्न मानते हैं। ध्वनिगत विशेषताएं, ध्वनिगत विशेषताओं में क्या लिखेंगे? ड़ के स्थान पर ना का प्रयोग, महाप्राण का अल्प प्राणीकरण जैसे मुझको के स्थान पर मुझको का प्रयोग, ऐ और औ का शुद्ध उच्चारण मिलता है, कई जगह महाप्राणीकरण भी मिलता है। व्याकरणगत विशेषताएं, संज्ञा का एक रूप, वचन एवं लिंग के अनुसार विशेषणों में परिवर्तन, उपसर्गों का पूर्ण विकास। अब आपसे जब किसी भाषा से संबंधित सवाल पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है कि भाषा से संबंधित जो सवाल पूछा जाएगा तो व्याकरण और ध्वनिगत दो तरह की विशेषताएं आपको बतानी है। क्या? व्याकरणगत और ध्वनिगत विशेषताएं। अब अगर टिप्पणी में कभी भी भाषा या बोली पर कोई सवाल बने तो आपको किस तरीके से इसे बांटना होगा? तो सबसे पहले आप मान लीजिए किसी भी भाषा या बोली पे आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको कैसे बांटना है? कैसे बांटना है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? उसका जन्म, फिर उसका अपभ्रंश, फिर उसका
क्षेत्र, जन्म अपभ्रंश क्षेत्र। अगर वह भाषा साहित्यिक एवं लोक साहित्यिक अवदान, लोक साहित्यिक अवदान, फिर क्या बताएंगे, व्याकरणगत, ध्वनिगत, विशेषता। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भाषा वाले सवाल पर इस प्रकार का विभाजन करेंगे। सबके समझ में आ गया है, कंफर्म में है, कोई दिक्कत? अगला सवाल लें, एक सवाल और सॉल्व करें, बताएं सब लोग, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? चलिए एक सवाल और लेते हैं। जैसे आज मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को खड़ी बोली, खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ, खड़ी बोली का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, यह आज मैं आपको पढ़ा रहा था। तो अगर उसी तरह का एक सवाल मेंस में आ जाए 125 शब्द में, प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविता, प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविता, यह सवाल आ जाए और इसमें आपको 125 शब्दों में क्या करना है, इसका जवाब देना है। क्या लिखना है? एक बार जितने लोग लाइव है फटाफट लाइक कर दें। सवाल है प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविता। अब इसमें आपको 125 शब्दों में जवाब लिखना है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे और क्या छोड़ेंगे? अब यहां लिखेंगे अमीर खुसरो का समय 13वीं शताब्दी है। भाषाविद, साहित्यकार, संगीतकार, साहित्यकार, संगीतकार, उच्च कवि के रूप में खड़ी बोली, हिंदी का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। एक पैराग्राफ हो गया। दूसरे पैराग्राफ में अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग मुख्यतः
मुख्यतः पहेलियां, मुकरियां एवं सूफी काव्य में करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, एक उदाहरण के द्वारा उसे स्पष्ट करना होगा। उदाहरण तया, एक थाल मोती से भरा, सबके मुंह पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, अब ध्यान रखिएगा, सबके मुंह पर औंधा धरा। अब कभी भी उदाहरण अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए आप दूसरे कलर का उपयोग करें अंडरलाइन के लिए। इससे क्या हो जाएगी, आपकी कॉपी की सुंदरता बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब फिर जब उदाहरण लिखे तो उसके विषय में थोड़ी सी बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। यहां खड़ी बोली का विशुद्धतम प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप कोई उदाहरण लिखें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, तो उस बात के स्पष्टीकरण के बाद कुछ अपना तथ्य भी रखें कि आप कैसे यहां पर चीजों को पा रहे हैं। अब यहां किया गया है, इस कविता की भाषा व्याकरण सम्मत भी विशुद्ध है, यानी व्याकरण के आधार पर भी इनकी भाषा जो है यहां पर ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, पहेलियों से बात कर दिया। फिर हम क्या बताएंगे, इसी प्रकार मुकरियां एवं दो सुखाने में भी अमीर खुसरो ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इससे भी उदाहरण एक दे देंगे। क्या उदाहरण देंगे, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। मोरा मुंह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। मोरा मुंह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। या
अब इन पंक्तियों को भी क्या कर देंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। अब हमने क्या किया, बैक टू वर्क के उदाहरण दे दिए। अब यहां हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आदिकाल में जब ब्रज भाषा की प्रमुखता थी, उस समय अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप से जनता का मनोरंजन कर रहे थे। शुक्ल जी के कथनानुसार क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी, क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में मिलती है, जितनी खुसरो की पहेलियों व मुकरियों में मिलती है। अब आप देखिए, एक पूर्ण उत्तर हो गया, ये पूर्ण उत्तर हो गया। उत्तर एक बार देख लेते हैं, सवाल भी देखते हैं कि क्या सवाल था और क्या उत्तर लिखा गया। सवाल था साथियों कि प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविता, प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविता पर आपको 125 शब्द या 200 शब्दों में अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आपको कैसे उसका जवाब देना है। आप लिखेंगे, अमीर खुसरो का समय 13वीं शताब्दी है, भाषाविद, साहित्यकार, संगीतकार, उच्च कोटि के कवि के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप इनके यहां देखा जा सकता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग मुख्यतः पहेलियां, मुकरियां एवं सूफी काव्य में करते हैं। उदाहरणतया एक थाल मोती से भरा, सबके मुंह पर औंधा धरा, यहां खड़ी बोली का विशुद्धतम प्रयोग किया गया है। इस कविता की भाषा व्याकरण सम्मत भी विशुद्ध है। इसी प्रकार मुकरियां दो सुखाने में भी अमीर खुसरो ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। पान क्यों सड़ा, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, या मेरा मुंह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आदिकाल में जब ब्रज भाषा की प्रमुखता थी, उस समय अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप से जनता का मनोरंजन कर रहे थे। शुक्ल जी के कथनानुसार क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई जितनी खुसरो की पहेलियों व मुकरियों में मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमें क्या करना है, सवालों के जवाब लिखने हैं। इस तरीके से सभी पक्षों पर अपनी बात को क्या करना है, रखना है। चलिए, अब मान लीजिए एक भाषा है जो बहुत चर्चित है। भाषाओं पर सवाल आज हम लोग कर रहे हैं कि अगर भाषा से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएं तो आपको जवाब कैसे देना है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भोजपुरी बोली का परिचय दीजिए,
क्या पूछ लिया जाए? भोजपुरी बोली का परिचय भोजपुरी बोली का परिचय दीजिए। अब देखिए साथियों, भोजपुरी के लिए कई आंदोलन चले। भोजपुरी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। तो एक तो भोजपुरी बोली पर इतना ज्यादा आंदोलन हुए कि भाई इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। हिंदी की जो बोलियां हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें मैथिली भाषा जो कि हिंदी की एक बोली है, बिहारी के अंतर्गत आती है, उसको 8वीं सूची में शामिल किया गया है। बिहारी के लिए भी मांग चल रही है कि बिहारी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन यह मांग कहां तक सही है नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से सभी बोलियां ये मांग करने लगेंगी कि हमें 8वीं सूची में शामिल करिए, तो फिर हिंदी का अस्तित्व इससे समाप्त हो जाएगा। एक सवाल यहां पर और लेते हैं, देखते हैं। चलिए हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी उपवर्ग से निकली है। इसका जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। चंपारण, रांची, गया, चंपारण, रांची, गया के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस, फिजी, आदि में बोले जाने के कारण हिंदी की विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। ये तो हमने क्या किया, अब आपने जो भूमिका लिखी, इसी भूमिका से ही अगर एग्जामिनर इसको अच्छे से पढ़ता है तो उसको क्या हो जाएगा, ये मालूम चल जाएगा कि भोजपुरी के विषय में आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। फिर यहां लिख देंगे भोजपुरी के नामकरणकर्ता
रेमंड थे। शुरुआत क्या करेंगे अब? सबसे पहले लिखेंगे ध्वनिगत विशेषताएं। डॉ के स्थान पर र, लड़का को क्या कहेंगे? लड़का। औ, ऐ का प्रयोग, ऐ का प्रयोग सांध्याक्षरों के रूप में किया जाता है। जैसे औरत को क्या कहेंगे? औरत। पैसा को क्या कहेंगे? पैसा। इसके अलावा ऋणा का उच्चारण नहीं है, श के स्थान पर ह का प्रयोग अगर निश्चय शब्द है तो क्या लिखेंगे? निह चय जैसा प्रयोग कर देंगे। फिर बात करेंगे हम इसके बाद व्याकरण संबंधी देखिए, मैं जो उत्तर लिख रहा हूं वो अच्छा ना हो, क्योंकि जब आप इस तरह से बड़े सवाल करते हैं तो उसका कोई सटीक उत्तर नहीं हो सकता है। हमेशा यह संभावना रहती है कि उससे भी अच्छा लिखा जा सकता है। इसी वजह से मेंस में कभी भी 50-60% से अधिक नंबर नहीं मिलता है। आप यह समझिए कि 40% पे क्वालिफाइंग रहेगा और 60% पे टॉपर रहेगा, या हो सकता है कि 55% पे ही टॉपर मिल जाए। यानी जो आपकी कट ऑफ जाएगी मेंस की, वो अधिकतम 55 जाएगी, या बहुत अधिक चली जाएगी 60 नहीं जाएगी, 55 ही जाना है। मेंस की कट ऑफ 55 जाएगी और क्वालिफाइंग कितना? 40 है। तो यह भी संभावना है कि बहुत सारे लोग 40% ना क्वालिफाई कर पाए। इस तरह का जो पूरा रूप होता है वो होता है। व्याकरण संबंधी विशेषताएं क्या है? इसमें संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। कारकीय परसर्ग, पूर्ण विकास, हो गया था। तोहार ओकरा, तोहार ओकरा हमरा, इत्यादि। अब ये जो सर्वनाम है प्रचलित हैं। क्रिया के वर्तमान
रूप के लिए ता का प्रयोग एक वचन से बहुवचन के लिए लोग का प्रयोग तुम का तुम लोगन, मतलब लोगन तो कम किया जाता है, लोग ही करते हैं, तुम लोग, इस तरह का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। अब ये हमारा उत्तर क्या हो गया? पूर्ण हो गया। ठीक है, अब ये फिर से एक बार देख लेते हैं कि सवाल क्या था और जवाब हम लोगों ने कैसे लिखा है। तो सवाल था साथियों कि भोजपुरी बोली का परिचय दीजिए। सवाल था भोजपुरी बोली का परिचय दीजिए। जवाब हम लोगों ने क्या लिखा? भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी उपवर्ग से निकली है। इनका जन्म मागधीय वंश से हुआ है। चंपारण, रांची, गया के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में बोले जाने के कारण हिंदी की विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। भोजपुरी के नामकरणकर्ता रेमंड थे। ध्वनिगत विशेषताएं: र के स्थान पर र जैसे लड़का का लड़का, अ का प्रयोग सांध्यक्षरों के रूप में किया जाता है। औरत की जगह पर औरत, पैसा की जगह पर पैसा का प्रयोग। ड़ का उच्चारण नहीं है। तालव्य श के स्थान पर हा का प्रयोग किया जाता है। निश्चय के बदले निश्चय। व्याकरणिक संबंधी विशेषताओं में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। कारकी परसर्गों का पूर्ण विकास हो गया था। तोहार, ओकरा, हमरा इत्यादि सर्वनाम प्रचलित हैं। क्रिया के वर्तमान रूप के लिए ता का प्रयोग किया जाता है। एक वचन से बहुवचन के लिए लोग का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम का बहुवचन तुम लोग। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम किस तरीके से मेंस की कॉपी लिखेंगे और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उस पर हमारा जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों पर अब मान लीजिए हमसे एक सवाल और पूछा जा सकता है। सवाल क्या पूछा जा सकता है? सिद्ध साहित्य पे मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए। अब देखिए सिद्ध साहित्य की जो भाषा है उससे सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं ना। तो देखते हैं क्या सवाल पूछा जा सकता है। सिद्ध साहित्य में प्रारंभिक खड़ी बोली का स्वरूप। सिद्ध साहित्य में प्रारंभिक खड़ी बोली का सवाल पूछा गया। सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली का स्वरूप, प्रारंभिक खड़ी बोली का स्वरूप, यह सवाल आ गया। अब इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, अब यहां लिखेंगे बौद्ध धर्म के वाम मार्गी धारा जो भारत के पूर्वी हिस्से एवं मध्य देश
मध्य देश में उपजी, जिन्होंने अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार करने के लिए हिंदी के प्रारंभिक खड़ी बोली रूप का भी सहारा लिया। अब ये तो हमने सिद्ध की विषमता दिया। अब यहां लिखेंगे कि सिद्धों का जो समय है सिद्धों का समय मुख्यतः 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य स्थिर होता है। इनकी रचनाएं मुख्यतः अर्ध मागधी अपभ्रंश में मिलती हैं। अब यहां देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट मिला हमें, अर्ध मागधी अपभ्रंश। हमने क्या किया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन कर देंगे तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। चलिए, संस्कृत से वैदिक संस्कृत से खड़ी बोली तक की यात्रा में अपभ्रंश भाषा भी प्रमुख पड़ाव रहा है। अपभ्रंश भाषा भी प्रमुख पड़ाव रही है। इससे खड़ी बोली के आरंभिक नमूने सिद्ध साहित्य में खोजे जा सकते हैं। यथा पंडीय साल सत्य बखाणई सत्य बखाणई पंडित साल सत्य बखाणे
यहां न के स्थान पर अण का प्रयोग ईकारांतता आकारांतता आदि की प्रवृत्ति खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप दर्शाता है। आरंभिक स्वरूप दर्शाता है। सिद्ध साहित्य से विकसित नाथ पंथ जहां से कुछ विद्वान खड़ी बोली गद्य की शुरुआत मानते हैं, वैसे ही संत साहित्य भी सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है। अर्थात भक्ति साहित्य भी खड़ी बोली के उच्च रूप में देखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। ये आपका जवाब हो गया। सिद्ध साहित्य में प्रारंभिक खड़ी बोली का स्वरूप, ये सवाल था। चलिए देख लेते हैं हम लोगों ने जवाब क्या लिखा है। जवाब देख लेते हैं। जवाब हम लोगों ने लिखा, बौद्ध धर्म के वाममार्गी धारा जो भारत के पूर्वी हिस्से एवं मध्य देश में उपजी, जिन्होंने अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार करने के लिए हिंदी प्रारंभिक खड़ी बोली का भी सहारा लिया। सिद्धों का समय मुख्यतः 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य स्थिर होता है। इनकी रचनाएं मुख्यतः अर्धमागधीय अपभ्रंश में मिलती हैं। वैदिक संस्कृत से खड़ी बोली तक की यात्रा में अपभ्रंश भाषा भी प्रमुख पड़ाव रही है। इससे खड़ी बोली के आरंभिक नमूने सिद्ध साहित्य में खोजे जा सकते हैं।
यथा पंडीय सल सत्य बखाना, यहां न के स्थान पर ण का प्रयोग हुआ है। इकारांता आकारांतता आदि की प्रवृत्ति खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप दर्शाता है। सिद्ध साहित्य से विकसित नाटपंथ जहां से कुछ विद्वान खड़ी बोली गद्य की शुरुआत मानते हैं, वैसे ही संत साहित्य भी सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है, अर्थात भक्ति साहित्य भी खड़ी बोली के उच्च रूप में देखा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक जवाब लिखा, लेकिन इससे और भी बेहतर जवाब लिखा जा सकता है। यानी मतलब यह कोई अंतिम उत्तर नहीं है, मैंने एक मॉडल दिया है आपको, यह कोई अंतिम उत्तर नहीं है। इससे और बेहतर, यानी और बेहतर और बेहतर और बेहतर, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक हम अगर यात्रा करें तो इसका उत्तर लिखा जा सकता है बेहतर। तो साथियों, अगर आप हमसे जुड़कर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो कोई भी मेंस हो, केवीएस का, एनवीएस का, ईएमआरएस का, एलटी का, जीआईसी का या फिर जीडीसी का, ये कोई भी मेंस का बैच आप हमसे जुड़कर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और एक खास बात, आप अगर इनमें से जीडीसी को छोड़ दीजिए, जीडीसी को छोड़कर आप कोई भी मेंस का बैच लेते हैं तो एक के साथ सारे बैच आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने जीआईसी मेंस लिया तो ये बाकी मेंस भी आपको मिल जाएंगे। केवीएस लिया तो एनवीएस, ईएमआरएस और एलटी मिल जाएगा। एलटी लेंगे तो ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस मिल जाएगा। यानी एक मेंस, कोई भी एक मेंस का बैच आप लेंगे, बाकी सभी मेंस के बैच आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास एक बेहतर अवसर है और ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अभी 1 तारीख तक ये ऑफर है कि आप कोई भी एक मेंस लेते हैं तो बाकी सारी मेंस की कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। कैसे मेंस की कक्षाएं मिलेंगी, तो आप केवल व्हाट्सएप करिए 96 28 95 92 37 नंबर पर। इस नंबर आप व्हाट्सएप कर लेंगे, हमारी टीम आपसे खुद कंसल्ट कर लेगी, खुद कॉल कर लेगी। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेंस से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और समस्या है तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप निःशुल्क टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको पहला मॉडल पेपर दिया जाएगा, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद इसमें एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप कमेंट जाके क्लिक करेंगे और सीधा हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जहां पर पहला निःशुल्क मॉडल पेपर, जिसमें पूरा पेपर दिया रहेगा, जो 10-10 के 2 पार्ट हैं, 125 और 200 शब्दों वाले, वहां पर पूरा मॉडल पेपर दिया रहेगा। और वो मेंस की कॉपी के साथ आपको सीधे जाके उसका प्रिंट आउट करवा लेना है और उस पर अपने उत्तरों को लिखकर हमको भेज देना है। यानी पहला मॉडल पेपर जो है वो आपको मेंस की कॉपी के साथ फ्री मिल रहा है। उस कॉपी को आप प्रिंट आउट करवा के सीधा लिख सकते हैं उसका उत्तर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सबको पूरी बात समझ में आई होगी। कैसे लिखना है यह भी मैंने बताया। फिर मैं एक दिन आपके समक्ष आऊंगा और मेंस के कुछ और सवालों को आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। आज तो छोटे सवालों को सॉल्व कराया है, अब जब आऊंगा तो 200 शब्दों में जो आपको लिखना है उन बड़े सवालों को लेकर मैं आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।